देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है, क्योंकि देखिए डायरेक्टिंग में भी आपको आईएनजी दिया हुआ है, मतलब डायरेक्टिंग भी वापस एक प्रोसेस है। डायरेक्टिंग किस चीज का प्रोसेस है? डायरेक्टिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉय को गाइड कर सकते हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर सकते हैं और उसको इंस्पायर कर सकते हैं। किस चीज के लिए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स को या फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर में बेसिकली क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को गाइड कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको भारी भारी ऐसा वर्ड मिले उसको आप लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, किस चीज के लिए? ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सके। बेसिकली हम लोग यहाँ पर मोटिवेशन का काम करते हैं और लीडरशिप स्किल्स दिखता है जो आपका लीडर होता है। अब यहाँ पर दो चीज आता है कि जो बंदा इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, उसको हम लोग लीडर बोलते हैं, और जो बंदा इंस्ट्रक्शन या फिर गाइडेंस ले रहा है उसको हम लोग फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब देखिए, डायरेक्टिंग से एक्चुअली एक्शन इनिशिएट होता है। ठीक है, जो भी आपने पहले प्लान किया वो सारा काम स्टार्ट कैसे होता है? डायरेक्टिंग के थ्रू स्टार्ट होता है। जो भी आपने पहले प्लानिंग वगैरह किया था, जो भी आपने प्लानिंग वगैरह किया था, वो एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है? डायरेक्टिंग के थ्रू। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय तब तक काम करना नहीं चालू करेगा जब तक उसको काम करने का इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, जब तक उसको काम करने का ऑर्डर या एडवाइस ना दिया जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, डायरेक्टिंग आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करता है? मोटिवेशन के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू। मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू एक कंपनी का मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जब भी अपने सबॉर्डिनेट्स को परसुएड करते हैं, परसुएड मतलब इंड्यूस करते हैं कि वो अपने मैक्सिमम एफर्ट पे काम करे, वो अपने एबिलिटीज का, अपने क्वालिटीज का, एबिलिटीज का बेस्ट यूज करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन पे 100% कॉन्ट्रीब्यूट करे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या चीज के बीच में? डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव किया जा सके। डायरेक्टिंग के थ्रू हम लोग म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग के थ्रू हम लोग लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, टीम एफर्ट, इन सारी चीजों को भी प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैसिलिटेट चेंज। भैया देखो, चेंज किसी को नहीं पसंद है, बदलाव किसी को नहीं पसंद है। एम्प्लॉयज जनरली रेजिस्ट करते हैं चेंज करने के लिए। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को कोई चीज चेंज करवाना है तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि देखो भैया, इस चेंज से आपको ये फायदा होने वाला है। लोग बदलाव क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग अपने जॉब में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हर इंसान को अपना यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स से ही काम करना पसंद है। लेकिन वहां पर अगर आप किसी को ये बताता है कि देखो भैया, इस बदलाव से आपको ये फायदा होगा, तो वो हो सकता है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। एंड नेक्स्ट, इसके थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग ऑपोजिट फोर्सेस है। एक हो गया आपका मैनेजर, जिसका अपना अलग ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना, सेल। और एक हो गया आपका एम्प्लॉय लोग, उन लोग का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है। वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव लेके काम करने के लिए आए कि उसको पैसा कमाना है, लाइफ में फेम चाहिए, नेम चाहिए, उसका अपना अलग ऑब्जेक्टिव है। इन दो लोगों के ऑब्जेक्टिव को आपको बैलेंस करना पड़ता है, हार्मोनाइज करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, और ये काम आपका डायरेक्टिंग करता है। तो ये हो गया आपका 5 इंपॉर्टेंस डायरेक्टिंग का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुपरविजन का। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? किसी भी बंदे के काम को ओवरसी करना, किसी भी बंदे के काम को ऑब्जर्व करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग अपने काम को, जो इंटेंडेड तरीका था, जो प्लान्ड तरीका था, उस प्लान्ड तरीके में या फिर उस प्लान्ड मैनर में हम लोग उसको अचीव कर सके। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरविजन। अब सुपरवाइजर का काम क्या होता है? बहुत सिंपल सिंपल काम है। सबसे पहला एक तो भैया वो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देता है। इंस्ट्रक्शन ऑर्डर किस चीज का देता है? किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए, किसी भी काम को हॉल्ट या फिर स्टॉप करने के लिए, या फिर किसी भी काम को मॉडिफाई करने के लिए। जो भी सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, उस काम को स्टार्ट करने के लिए, उस काम को हॉल्ट करने के लिए, उस काम को मॉडिफाई करने के लिए, इस चीज के लिए वो एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे पहला ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो अपने एम्प्लॉय को गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस किस चीज का देता है?
हर तरीके का गाइडेंस देते हैं, काम रिलेटेड भी, पर्सनल रिलेटेड भी। वो एम्प्लॉय को कंपनी का प्लान बताता है, पॉलिसीज बताता है, गाइडेंस देता है उसको, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में, अब किसी भी बंदे को मोटिवेट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दो या उनको कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दो। डायरेक्टिंग के थ्रू ही हम लोग डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हैं बाई एनफोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ये अश्योर करो कि वो बंदा अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करे। एंड लास्ट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम, दुख, प्रॉब्लम। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम लोग, सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स के ग्रीवांसेस को सुनते हैं और उस ग्रीवांसेस को या तो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो उन ग्रीवांसेस को हायर अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं और उसका रिड्रेसल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी के संग हम लोग बढ़ते हैं व्हाट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब होता है, मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है लोगों को स्टिम्युलेट करना, लोगों को स्टिम्युलेट करना ताकि वो एक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन ले सके। किसी भी बंदे को जब आप स्टिम्युलेट करते हैं, किसी भी बंदे को जब आप इंड्यूस करते हैं ताकि वो एक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन ले, इसी को हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन देने के लिए, किसी भी इंसान को स्टिम्युलेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए आपको नीड क्या जरूरत है, आपको उस बंदे के अंदर कुछ इच्छा पैदा करना पड़ेगा, आपको उस बंदे के अंदर डिजायर पैदा करना पड़ेगा ताकि वो उस काम को इनिशिएट करे, ताकि वो डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन को ले। बिना नीड के, बिना डिजायर के आप किसी भी बंदे को मोटिवेट नहीं कर सकते। इसी के संग हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड। तो मिस्टर मैस्लो के हिसाब से 5 तरीके का नीड है और आपको इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में सारे नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सबसे पहला आपका नीड होता है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड मतलब होता है नीड फॉर रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान भूख, इन सारी चीजों के नीड को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड। ये एक ऐसा नीड होता है जो फाइनाइट नेचर का होता है, कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि भैया जब तक आप सर्वाइव करोगे तब तक आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी दो, उसको कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन दो, इससे आप उनके साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक बार आपका साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद आता है आपका सेफ्टी नीड। सर सेफ्टी आपको किस चीज से चाहिए? 2 चीज से सेफ्टी चाहिए। एक तो चाहिए आपको फिजिकल सेफ्टी, मतलब एक्सट्रीम वेदर से, फायर से सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी। और एक होता है इकोनॉमिक सेफ्टी, मतलब रुपया पैसा से। तो अब इसमें बिजनेस वाला क्या कर सकते हैं? बिजनेस वाला एक तो कर सकता है उसको जॉब सिक्योरिटी देके, उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी, इन सब चीज़ों में उसका एनरोलमेंट करा के। एक बार आपका सेफ्टी नीड्स पूरा होता है, अब आपका सोशल नीड्स या फिर एफिलिएशन नीड्स चालू हो जाते हैं। अब देखो, क्योंकि इंसान को लव भी चाहिए, केयर भी चाहिए, कंसर्न भी चाहिए, तो यही सब होता है उसका सोशल नीड्स। अब एक बिजनेस वाला क्या कर सकता है सोशल नीड पूरा करने के लिए? एक तो टीम बिल्डिंग को प्रमोट कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग से इंसान का सोशल नीड्स पूरा होता है। या फिर एक अपने ऑफिस में फ्रेंडशिप का कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप ऑफिस में दोस्त बनाओ, खाओ पियो, ऐश करो। इस नीड को पूरा करने के बाद आपका आता है सेल्फ नीड या फिर एस्टीम नीड। सेल्फ प्रेस्टीज, सेल्फ पावर, सेल्फ ईगो, इन सारी चीजों को आपको सेटिस्फाई करना होता है। और इसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय को चैलेंजिंग जॉब दे सकते हैं। जब आप चैलेंजिंग जॉब दो तो ध्यान रखो कि आपका जॉब हमेशा चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग का मतलब इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके संग संग आप एम्प्लॉय को, अगर वो अच्छा काम करता है, उसको रिकॉग्नाइजेशन दो, उसको एक अच्छा जॉब टाइटल दो, उसको बोलो कि हम आपको डेप्यूटी मैनेजर बना देंगे। इन सारी चीज़ों से उसका प्रेस्टीज, स्टेटस वाला नीड्स पूरा होता है। इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ, वो बनना जिसके आप योग्य हो, वो बनना जिसके आप योग्य हो। अब योग्यता का कोई लिमिट नहीं होता है, देयर इज नो लिमिट टू प्रोग्रेस, इसीलिए इन सारे नीड को हम लोग इनफाइनाइट नीड्स मानते हैं। इसको पूरा करने के लिए एम्प्लॉय क्या कर सकता है? उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्रिएटिविटी का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मिस्टर मैस्लो का बोलना था कि जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करते। हम लोग ऊपर पढ़े थे, जब हम लोग मोटिवेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, मोटिवेशन का मतलब होता है लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को स्टिमुलेट करना एक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना है तो आपको उनको, उनके नीड्स को, उनके डिजायर को अराउज जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। इन नीड्स को खत्म करने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब भी बेसिकली मोटिवेशन जैसा ही होता है, जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके
बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, उनके काम को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों? एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। अब ये कैसे होता है लीडरशिप? दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन हमेशा इंटरपर्सनल होना चाहिए और फिर वो लीडर फॉलोअर वाला बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आपको वापस वही लिखना है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इसी को हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। ये कैसे होता है? इंटरेक्शन के थ्रू। इंटरेक्शन हमेशा इंटरपर्सनल होना चाहिए और फॉलोअर और लीडर वाला बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे को लगता है वेरी वेरी इजी टॉपिक। मेरे को लगता नहीं है कि इसका आने का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चांस है, तो फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला हो गया एक आपका साउंड फिजिक। जो भी आपका लीडर है उसका फिजिक अच्छा होना चाहिए, स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, ताकि वो मन लगा के मेहनत से हार्ड वर्क कर सके। आपका जो लीडर है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो हर चीज़ों के प्रोज कॉन्स को प्रॉपरली इवेल्युएट कर सके। उसका एक लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए और एक मैच्योर आउटलुक जरूर होना चाहिए। क्या बोला? सबसे पहले आपका जो लीडर है उसके अंदर फिजिकल ही बहुत साउंड होना चाहिए, ताकि वो हार्डवर्क कर सके। उसके बाद वो बंदा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो हर चीज़ के प्रोज कॉन्स को आइडेंटिफाई कर सके। उसका एक लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए और हर चीज़ों की तरफ एक मैच्योर आउटलुक होना चाहिए। उसके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो नहीं कि बैठा है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगा तो रिएक्ट करेंगे। नो, ई शुड बी ऑफ अ पर्सनैलिटी टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। अब वो सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, धोखेबाज टाइप का आदमी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ मैन ऑफ एथिक्स, मैन ऑफ वैल्यूज, मैन ऑफ वर्ड्स, उस तरीके का आदमी होना चाहिए। बंदा डिसाइसिव होना चाहिए। डिसाइसिव मतलब होता है जो डिसीजन ले सके बिना कोई प्रेजुडिस के, बिना कोई बायसनेस के। प्रेजुडिस मतलब होता है जब आप अपने दिमाग में कोई धारणा बना के, कोई सोच बना के डिसीजन लेते हैं, तो आप बायस होके फिर डिसीजन लेते हैं। वो ओपन माइंड से, क्लोज माइंड से नहीं, ओपन माइंड से कोई भी चीज के डिसीजन को लेने का उसके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जब आप एक्सचेंज करते हैं, किस चीज का एक्सचेंज करते हैं? किसी भी चीज के आइडिया को, फैक्ट के, ओपिनियन को, इमोशन को एक्सचेंज करने को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन एंड इमोशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट, इमोशन, ओपिनियन। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट, इमोशन, ओपिनियन को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो या दो लोगों के बीच में होना चाहिए और कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। चार कीवर्ड आप लोग को जरूर लिखना चाहिए अगर कम्युनिकेशन आपको पूछता है तो। दैट इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन एंड इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट, कम्युनिकेशन प्रोसेस। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला बंदा आता है सेंडर। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जिसको आइडिया आता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिस बंदे को आइडिया आता है, जो बंदा कम्युनिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करता है, वो बंदा सेंडर क्या करता है? सबसे पहला मैसेज। मैसेज मतलब होता है वो आइडिया, फैक्ट, क्या उसको कम्युनिकेट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं मैसेज। वो आइडिया, वो ओपिनियन, वो इमोशन जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट, उसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो क्या? आपका मैसेज। मैसेज के बाद वो क्या करता है? उसको एनकोड करता है। अब फैक्ट को, ओपिनियन को जब तक आप कोई भाषा में कन्वर्ट नहीं करें, जब तक आप उसको कोई लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करें, तब तक आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो एनकोडिंग मतलब होता है जब आप अपने आइडिया को, जब आप अपने फैक्ट को, ओपिनियन को किसी लैंग्वेज या किसी वर्ड सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। अब ध्यान रखने का बात है कि एनकोडिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी भी आइडिया को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एनकोडिंग, एक बार एनकोडिंग हो गया, उसके बाद हम लोगों को चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है रिसीवर। रिसीवर मतलब वो इंसान होता है जिसके लिए मैसेज वाज इंटेंडेड, जिस बंदे के लिए मैसेज वाज इंटेंडेड, उसको हम लोग बोलते हैं आपका रिसीवर। और लास्ट आपका जो स्टेप होता है वो होता है डिकोडिंग। जब वो बंदा मैसेज को वापस पढ़ के उस आइडिया को, उस फैक्ट को, उस ओपिनियन को, इमोशन को इंटरप्रेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, विच इज कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, तो आप किसी भी एम्प्लॉय को जब ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे स्टाफिंग चैप्टर में,
कि आपका काम स्टाफिंग में केवल लोगों को हायर करना नहीं होता है, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना भी होता है। तो बिना कम्युनिकेशन के कैसे तो आप किसी एम्प्लॉय को या फिर अपने वर्कर को, कंज्यूमर को एजुकेट करेगा। तो एक सबसे हो गया। दूसरा, मोटिवेट। अब मोटिवेट करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है। किसी भी इंसान को जब आपको इंस्पायर करना है तो दो ही तरीका है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, लेकिन आपको वो बात उन तक कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव हो गया कम्युनिकेशन का। उसके बाद आपका आता है टू इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली। अगर आपको डिसीजंस को क्विकली इंप्लीमेंट करना है तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही हो सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है जब आप इस चीज को डिजाइन कर देता है कि कौन किसके संग कम्युनिकेट करेगा, कौन किसके ऑर्डर को लेगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस क्विकली। उसके बाद आता है टू कैरी आउट चेंज, जो हम लोग थोड़ा देर पहले बात किए थे कि भैया देखो बदलाव किसी को नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय के अंदर बदलाव आए तो आपको उनको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इस चेंज से आपका क्या फायदा, आपका क्या फायदा है, तभी वो चेंज करने के लिए मानेगा, अदरवाइज वो नहीं मानेगा। और इसी के संग आप लोग का डायरेक्टिंग चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। किसी को कुछ अगर पूछ रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।